हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को तीसरा नंबर चैप्टर यानी भिन्न पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण यानी उनके प्रकार। ठीक बात है। तो आज की क्लास शुरू किया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड होता क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक, FACTOR यानी फैक्टर क्या होता है, यानी फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणनखंड। यानी गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है जिसे गिना जा सकता है। क्या, जिसे गिना जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड क्या होता है जिसे गिना जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड जो होता है ये अपने आप में क्या होता है, लिमिट होता है। यानी गुणनखंड का क्या होता है, लिमिट होता है। यानी गुणनखंड निश्चित होता है कि इससे अधिक गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। यानी गुणनखंड क्या होता है जिसे गिना जा सकता है। क्या, जिसे गिना जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। यानी जिसे गिना जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। यानी गुणनखंड एक लिमिट होता है। गुणनखंड की क्या होती है, लिमिट होती है कि इतना ही गुणनखंड होगा, इससे अधिक नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर हैं। यानी गुणनखंड क्या होता है, जिसे गिना जा सकता है उसे गुणनखंड कहते हैं। यानी इसका एक गुणनखंड का एक लिमिट होता है। सभी बच्चे को क्लियर है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाए, जैसे मैं कहूं कि इस 14 के कितने गुणनखंड संभव हैं, तो 14 के जो कितने गुणनखंड संभव हैं, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। पहली बात, एक जो हमारी संख्या है या एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो 14 का सबसे जो छोटा गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 1 होगा। अब ये 14 किस संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा। और ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। और 7 के अलावा ये स्वयं से भी कटेगा। यानी जो 14 के गुणनखंड होंगे वह 1, 2, 7 और 14 यानी स्वयं 14 होगा। आगे बात समझ में। यानी जो 14 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 7 और 14 होगा। सभी को समझ में आ गया। और एग्जाम्पल बोलूं, जैसे मैं कह दूं जी इस 12 का गुणनखंड क्या होगा। यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछा जाए तो सबसे छोटा गुणनखंड सबसे पहले 1 होता है। तो 12 का पहला गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। यह 12 1 के अलावा किससे और डिवाइड है, 2 से। 2 के अलावा 3 से, 3 के अलावा 4 से, 4 के अलावा 6 से, 6 के अलावा किससे है, 12 से। यानी 6 के अलावा 12 यानी खुद से भी है। आगे बात समझ में। यानी जो 12 के गुणनखंड होंगे वह 1, 2, 3, 4, 6, 12। आगे बात समझ में, इतना क्लियर है। जैसे मैं कह दूं जी इस 15 के कितने गुणनखंड संभव हैं, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 से डिवाइड है, उसके बाद ये 5 से डिवाइड है, उसके बाद इसमें 15 से डिवाइड है। यानी जो 15 के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1, 3, 5 और 15 होंगे। जैसे मैं कह दूं जी 24 के कितने गुणनखंड है, यानी 24 यानी 24 के कितने गुण, तो सबसे पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, इसके अलावा 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा और इसे स्वयं 24 से भी ये क्या है, डिवाइड है। आगे बात समझिए। यानी गुणनखंड जो हमारा होता है वह क्या होता है, लिमिट होता है गुणनखंड की। जैसे मैं कह दूं जी इस 24 का कितना गुणनखंड है, तो 24 का जो गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। आगे बात समझिए। अगर 24 का पूछा जाए सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, 1। और 24 का सबसे बड़ा जो गुणनखंड होती है वह संख्या स्वयं ही उस संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। सभी को क्लियर है।
ये गुणनखंड सभी को क्लियर है। और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाए, कह दिया जाए कि ये 48 बताइए ये 48 का गुणनखंड क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा। 2 से भी 48 डिवाइड है, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 के अलावा 1 से और कटेगा, तो 8 छक भी 48 होता। 8 के अलावा ये 9 से नहीं कटेगा, ना 10 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, 12 से कटेगा। 12 के अलावा ये 16 से भी डिवाइड है, 16 के अलावा ये 24 से भी डिवाइड है, इसके अलावा ये स्वयं 48 से भी क्या है, डिवाइड है। तो जो 48 के हमारे गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और 48 स्वयं भी उस संख्या का गुणनखंड होगा। सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चे को क्वेश्चन कितना समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को गुणनखंड समझ में आया? गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है जिसे गिना जा सकता है। आ गई बात समझ में? किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। सभी बच्चे को क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। सभी को क्लियर है? गुणनखंड सभी बच्चे को समझ में आ गया? सभी को समझ में आया गुणनखंड? सभी को गुणनखंड समझ में आ गया जी। अगर मैं कह दूं कि जरा 6 का कितने गुणनखंड है, तो 6 का कितने गुणनखंड है? एक तो 1 होगा, 2 होगा, इसके पर 3 होगा, इसके अलावा 6 होगा। ये क्या हो गया, 6 के गुणनखंड। आ गई बात समझ में जी? इतनी बातें सभी क्लियर है? ओके सर जी, इतनी तो बातें में क्लियर है। तो आगे अब क्या कहा जाए? ये तो हो गए गुणनखंड। ये क्या होंगे, गुणनखंड। अगर पूछ लिया जाए गुणनखंडों की संख्या, ये तो अभी हम गुणनखंड आपको सिखाएं गुणनखंड करते कैसे हैं। आगे बात समझ में? ये गुणनखंड होता, अभाज्य गुणनखंड दूसरा होता। आगे बात समझ में आता है? ये गुणनखंड सबको समझ में आ गया करने? 14 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 7 14 होता। 12 का 1 2 3 4 6 12 होगा। 15 का 1 3 5 15 होगा। 24 का 1 2 3 4 6 8 12 24 होगा। 48 का 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 होगा। और 6 का 1 2 3 और 6। ये हम आपको बता चुके हैं गुणनखंड करते कैसे। अगर जी आपसे पूछ लिया जाए बताओ 14 का कुल कितने गुणनखंड संभव है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या पूछ लिया जाए, यानी 14 का कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो 14 के जो कुल कितने गुणनखंड संभव, तो गिनेंगे 1 2 3 4। 14 का कुल कितने गुणनखंड संभव है, 4 बताएंगे। आगे बात समझ में? अगर पूछ लिया जाए 14 का कुल कितने गुणनखंड संभव, तो कितने संभव है, 4 संभव है। पूछ लिया जाए इस 12 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो क्या बताएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के कितने गुणनखंड संभव है, 6 संभव है। आगे बात समझ में? सभी को समझ में आ गया? अगर 15 पूछ रहे हैं 15 के कुल कितने गुणनखंड संभव, तो क्या बताएंगे 1 2 3 4, 15 कितने गुणनखंड संभव है, 4 संभव है। ठीक बात है। 24 के कितने गुणनखंड संभव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के टोटल 8 गुणनखंड संभव है। 48 के कितने संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 48 के कितने गुणनखंड संभव है, 10 संभव है। और 6 के कितने गुणनखंड संभव है, 1 2 3 4, 6 के कितने गुणनखंड संभव है, 6 संभव है। इतनी बातें सभी बच्चे को समझ में आ गया? इतनी बातें सभी बच्चे को समझ में आ गया? इतनी बातें सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है जिसे गिना जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड कहते हैं। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड जो होता है वह संख्या 1 होती है। ठीक बात है। और उस संख्या का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वह संख्या स्वयं होती है। इतनी बातें सभी को क्लियर है? जैसे यहाँ मैं बता दूंगा कि 14 के जो फैक्टर होंगे 1 2 7 और 14 होंगे। आ गई बात समझ में? और 14 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो कितने 1 2 3 4, कितने गुणनखंड संभव है, 4। आ गई बात समझ में? अगर 12 का पूछ लिया जाए तो गुणनखंड कितने होंगे और कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो कितने संभव है, 6। इस 15 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो 15 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, 4 संभव है। इस 24 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो 24 के 8 गुणनखंड संभव है। 48 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो 10 संभव है। और 6 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो कितने संभव है, 4 संभव है। सभी को क्लियर है? आगे चलें। सभी बच्चे को समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे को
कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन बोल दें कि सर हमको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका जवाब आप बता दीजिए। तो कल की यानी अगले वाली वीडियो में हम आपको उस क्वेश्चन का सलूशन दोबारा करा देंगे। आगे बात समझ में यहाँ तक, आगे चलें। यानी गुणनखंड सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, गुणनखंड कितने संभव है, ये दो चीज हम आपको सिखा चुके हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर है। अब आपको हम पढ़ाएंगे गुणज क्या होती है। यानी गुणज गुणनखंड का एक और नाम होता है गुणनखंड का, जिसे हम बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं गुणनखंड को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तक। क्या बोलते हैं गुणनखंड को, अपवर्तक। गुणनखंड को एक और नाम देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक। क्या बोलते हैं, अपवर्तक। आगे बात समझ में, गुणनखंड को एक और नाम देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं। ठीक बात है। कोई पूछ ले बताओ 14 के कितने अपवर्तक संभव है, तो बस वही अपवर्तक को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। जिसको गुणनखंड आ गया उसको समझो अपवर्तक आ गया। ठीक बात है। आगे चलूंगा, समझ में आ गया। अब आपको पढ़ाएंगे गुणज क्या होती है। यानी गुणज क्या गुणज यानी गुणज क्या होते हैं, यानी मल्टीपल। मल्टीपल यानी गुणज क्या होता है, जो हमारा गुणज होता है यह क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत। जिससे हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जिससे हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। यानी जो गुणज होता है, गुणज क्या होता है, अनंत होता है। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे गुणज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। अब गुणज का एक नाम और होता है, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्त। क्या बोलते हैं, अपवर्त। क्या बोलते हैं इसी को, अपवर्त। क्या बोलते हैं, अपवर्त। कहीं भी गुणज लिखा जाए या अपवर्त लिखा जाए उसका मतलब एक ही होता है। सबको समझ में आ गया। यानी मल्टीपल। यानी गुणज क्या होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिससे हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्त या गुणज बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया। यानी जिससे हम गिन नहीं सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपवर्त या गुणज बोलते हैं। ठीक बात है, यहाँ पे सभी को समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम आपको समझाएं, जी मैं कह दूं इस दो के कुल कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है दो का पहाड़। गुणज का मतलब क्या होता है, दो का पहाड़। अब ये संभव नहीं कि दो के टेबल तो बहुत हो सकते हैं, जैसे 2 1 2 2 2 4 होता है, 2 3 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 कितना होता है 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। अब क्या यहीं तक थोड़ी होता है दो का टेबल पढ़ेंगे कि 20 तक, इसके आगे भी होता है ना। इसके बाद 22 आएगा, 24 आएगा। यानी जिससे हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, हम गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज या अपवर्त बोलते हैं। सबको समझ में आ गया। जैसे मैं कह दूं जी कि इस दो के 5 गुणज बताइए, 2 के 5 गुणज बताइए, तो 2 के 5 गुणज का मतलब होता है 2 1 2 2 2 9 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 में 2 के प्रथम जो 5 गुणज होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 होंगे। ठीक बात है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। लेकिन मैं कह दूं क्या दो के कुल कितने गुणज संभव है, तो क्या ये बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते, क्योंकि गुणज का मतलब होता है टेबल यानी पहाड़। ये क्या होते हैं, अनंत होते हैं, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। यानी जिससे हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि बताओ दो का सबसे छोटा गुणज क्या होता है। 2 का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है, और सबसे बड़ा गुणज पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा गुणज क्या होता है, अनंत होता है, जिसे हम बता नहीं सकते हैं। सभी को समझ में आ गया, सभी बच्चे को समझ में आ गया। चलते हैं आगे। जैसे मैं कह दूं जी इस 3 के गुणज बताइए। अब 3 के गुणज तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे कहेगा ये कि 3 के
प्रथम 6 गुणज बताइए। प्रथम का मतलब लगातार 6 3 के गुणज बताइए। तो क्या करेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है, 3 चौको 12 होता है, 3 पाँचे 15 होता है, 3 छक 18 होता है। यानी 3 के प्रथम जो 6 गुणज होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 होंगे। अब इसी से क्वेश्चन और पूछ सकता है, कहेगा कि 3 के प्रथम 5 गुणज लिखे उनका योगफल बताइए। तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, जब हमको पता चलेगा, जब हम जानेंगे कि गुणज और अपवर्त का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब होता है टेबल, यानी टेबल यानी पहाड़ा होता है, या अपवर्त। ठीक बात है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। 3 के गुणज जो होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और आगे भी ऐसे होते जाएंगे। ठीक बात है, यहाँ तो समझ में आ गया। जैसे मैं कह दूं जी इस 15 के गुणज बताइए, तो 15 के गुणज तो संभव नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा कैसे पूछेगा कि 15 के 10 गुणज बताइए, या 15 के प्रथम 5 गुणज बताइए, 15 के प्रथम 2 गुणज बताइए, उनका योग बताइए। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे। जैसे मैं कह दूं जी 15 के प्रथम 3 गुणज बताइए, तो 15 का नंबर कितना होता है 15, 15 दूना 30 हो गया, 15 3 कितना हो गया 45। ये 15 के प्रथम क्या हो गया 3 गुणज हो गए। यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा यदि गुणज पूछा जाए तो वह संख्या स्वयं होती है। ठीक बात है यहाँ तक। और सबसे बड़ा गुणज पूछा जाए तो कहेंगे सर जी हम इसको बता नहीं सकते, क्योंकि गुणज तो अनंत होता है, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक बात, सभी बच्चे को क्लियर होगा गुणज, सभी बच्चे को गुणज का मतलब समझ में आ गया, सभी बच्चे को गुणज समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलें। यानी सभी बच्चे को गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है, यह बातें सभी बच्चे को समझ में आ गया। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या पढ़ाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, यानी जो कॉमन होता है, यानी जो इसमें भी हो समानता वही समानता क्या हो इसमें, उसे क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ। जो दोनों में क्या हो कॉमन हो उसे क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ। जैसे गुणनखंड का उभयनिष्ठ गुणनखंड जी, अगर मैं कह दूं इस 5 यानी 15 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए, तो 15 और 16 के क्या होता है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो 15 में भी कॉमन हो और 16 में भी कॉमन हो, वही क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है 1। तो 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 1 होगा। ठीक, और यहाँ 15 और किससे कट सकता है 3 से, और 5 से, और स्वयं 15 से कट सकता है। और 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और स्वयं से कटेगा। अब जी हमसे पूछ रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो 15 और 16 दोनों में कॉमन मिलता हो। तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें एक तो कॉमन मिला, क्या एक के अलावा क्या 3 इसमें है, क्या 3 इसमें लिखा है नहीं लिखा है ना। 5 इसमें, क्या 5 इसमें है नहीं है। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं। यानी जो 15 और 16 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो हमारा क्या होगा 1 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 1 होगा। यही हमारा क्या है उत्तर है। आगे बात समझ में, नहीं जो 15 और 16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा 1 होगा। 15 और 16 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा 1 होगा। आ गया बात सभी को समझ में, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। जैसे और एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं 8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। 8 और 11 के, 8 और 11 क्या होते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है जो दोनों में क्या कॉमन मैच करता है, जो दोनों में क्या कॉमन, वही क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 8 पहले 1 होगा, ये और किससे कटेगा 2 से, इसके अलावा ये 4 से, इसके अलावा ये स्वयं 8 से कटेगा। 11 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक बात है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमसे पूछ रहा है, यानी जो 8 में भी कॉमन हो और जो 11 में कॉमन होता है वही क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ इसमें क्या है 1 है कि नहीं है। क्या 1 के अलावा कोई संख्या और मैच कर रहा है दोनों में, नहीं मैच कर रहा है ना।
तो 8 और 11 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा हमारा क्या होगा, 1 होगा। क्या सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? प्रत्येक बच्चे को समझ में आएगा अगर वह समझने का प्रयास करेगा। ठीक, तो आगे चलें। जैसे मैं कह दूं 4 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। 4 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सबसे पहले 1 2 और 4, यानी 1 से भी 4 कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 स्वयं से। 8 का गुणनखंड क्या होता है, 1 2 4 और 8 होता है। अब हमसे पूछ रहा है जी कि 4 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन हो। तो हमने देखा एक इसमें भी है एक इसमें भी, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो 1 हो गया। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, यानी ये 2 भी हो गया। इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 भी हो गया। यानी जो 4 और 8 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो हमारा 1 2 4 वही ये होगा 4 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या सभी को समझ में आ गया यहाँ तक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? अगर जिस बच्चे को समझ में ना आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक बात है। और जैसे क्वेश्चन समझते हैं, जैसे मैं कह दूं जी 12 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। ठीक बात है, 12 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 का गुणनखंड करेंगे, इस 24 का गुणनखंड करेंगे। तो 12 के जो हमारा गुणनखंड होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा और स्वयं 12 होगा। ठीक, और इस 24 के जो गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे, 1 होंगे 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा और 12 होगा। कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 12 होगा और क्या होगा, 24 होगा। आगे समझ में। अब हमें खोजना क्या है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है जो इसमें और इसमें दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो हमने देखा कि 1 इसमें भी मैच कर रहा है, 2 इसमें भी है दोनों में, 3 भी है, ये 4 भी है, ये 6 भी है, ये 12 भी है। ठीक, ठीक बात है ना यहाँ तक। यानी जो 12 और 24 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो हमारा कौन कौन सा होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा और क्या होगा, 12 होगा। ये हो गए 24 और 12 का क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। सभी को समझ में आएगा, सभी बच्चे को, सभी बच्चे को उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आ गया। आगे चलें और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कह दूं 12 15 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए गुणनखंड, यानी फैक्टर करने आना चाहिए। ठीक बात है यहाँ तक। तो 12 का जब हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 1 2 3 4 6 और 12। 15 का जब करेंगे तो 1 3 5 और स्वयं 15। और 30 का जब करेंगे तो 1 2 3 5 6 10 15 और स्वयं 30। अब हमें निकालना उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो तीनों में क्या कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, 1, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी 2 कॉमन नहीं है। लेकिन इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, इन सब में मैच कर रहा है, हो गया 3, सब में क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ 4 है इसमें 4 नहीं, यहाँ 6 है इसमें 6 नहीं, लेकिन इसमें है इसमें नहीं है। तो जो 12 15 और 30 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे, 1 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 और 3। यानी 12 15 30 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे 1 और 3 होगा। सभी को समझ में आ गया, 1 और 3 होगा। सभी को समझ में आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके, गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ। आगे चलें। अब आपको हम पढ़ाएंगे उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज जैसे उभयनिष्ठ गुणज, जैसे कह दिया जाए
कि 5 तथा 10 के 5 तथा 10 के प्रथम 5 गुणजों का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा। यानी 5 तथा 10 के प्रथम 5 गुणजों का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। 5 तथा 10 के प्रथम 5 गुणजों का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा। तो सबसे पहले करेंगे 5 और 10 का कितने कितने गुणज निकालना, 5 5 क्या निकालना, गुणज निकालना है। तो 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5 पीछे कितना होता 25, 10 एक नाम 10, 10 दूना 20, 10 दूना 30, 10 चौक 40, 10 25 50। यानी 5 के प्रथम 5 गुणज और 10 के प्रथम 5 गुणजों में उभयनिष्ठ गुणज हमें खोजना है। तो उभयनिष्ठ का मतलब था जो दोनों में क्या कॉमन हो। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, लेकिन 10 इसमें है 10 इसमें है, यानी ये कॉमन है, ठीक है। 15 इसमें है लेकिन 15 इसमें नहीं है, लेकिन 20 इसमें है 20 इसमें है, ये 20 क्या हो गया कॉमन हो गया। 25 इसमें है 25 इसमें नहीं है। यानी 5 और 10 के प्रथम 5 गुणजों में जो उभयनिष्ठ गुणज जो हमारे होंगे वो 10 और क्या होंगे 20 होंगे। कौन होंगे 10 और 20 होंगे। आगे बात समझ में क्या होंगे 10 और 20 होंगे। सभी को समझ में आ गया 10 और 20 होंगे। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले में आना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी अभाज्य संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या कौन संख्या होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि जरा बताओ इस 14 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभी हम आपको पढ़ाएं गुणनखंड, अभी हम आपको पढ़ाएं गुणनखंड। तो हम अगर मैं पूछ लेता कि 14 के गुणनखंड कौन होंगे तो आप बताते थे कि 1 2 7 और 14 ये होता था, ये गुणनखंड होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये आपको हम बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 से इसमें क्या करेंगे भाग। 2 से ही क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 2 हमारी क्या है सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। 2 साथ कितना होता है 14 और 7 एकन्नम कितना होता है 7। यानी जो 14 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे 2 गुणा क्या होगा 7। इस 14 के क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 × 7 होगा, ठीक है समझ में आ गया। अगर मैं कह दूं इस 15 के अभाज्य गुणनखंड बताइए तो जिस बच्चे को नहीं है तो ऐसे करेंगे। तो 3 5 कितना होता है 15, 3 5 15 और 5 का नाम क्या होता है 5। यानी जो 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या हो गया 3 × क्या होंगे 5 होंगे। आगे बात समझिए। अगर मैं कह दूं जी इस 18 के अभाज्य गुणनखंड बताइए तो आप कहेंगे सर जी ऐसे करिए 2 9 कितना होता है 18 और 3 3 का 9, 3 1 9 कितना हो जाएगा 3। जो 18 का हमारा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वो क्या होगा 2 × 3 × 3। यानी जो 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3 × 3 होगा। आ गया समझ में। अगर मैं कह दूं जी इस 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है तो सबसे पहले क्या करूंगा 24 में का गुणनखंड करूंगा अभाज्य। 2 1 9 2 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 9 कितना होता 3। यानी जो इस 24 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 × 2 × 2 × 3। 24 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 × 2 × 2 × 3।
ठीक बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, यहाँ तो सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। जैसे मैं कह दूं इस 48 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड संभव हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 2 चौक कितना होता है, 2 दूना कितना होता है 4, 2 चौक कितना होता है 8, 2 एक अन्ना कितना 2, 2 दूना होता है 4, 2 छक्का होता है 12, 2 तीन होता है 6, 3 एक अन्ना कितना है 3। यानी जो 48 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने होंगे, 1 2 3 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इन 2 दूना 4 दूना 8, 8 16 16 कितना होता है 8। यानी जो 48 के अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये 2 है तो 2 लिखूंगा। अब सबके पावर क्या है, क्योंकि 2 बेस है और सबके पावर होता है 1 1 1। जब बेस समान होते हैं, जब आधार समान होता है तो घात को क्या किया, इसका जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ का 1, यहाँ का 1, यहाँ का 1, यहाँ का 1 2 3 4, इन 2 पे पावर 4 होगा, यहाँ गुणा है तो गुणा, यहाँ 3 है तो 3। यानी 48 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा कितने होंगे, 2 पे पावर 4 इंटू क्या होगा 3 होगा, 2 पे पावर 4 इंटू 3 होगा। आ गई बात समझ में सभी को, सभी को समझ में आ गया, 2 पे पावर 4 इंटू 3 होगा। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, सभी बच्चों को। जैसे मैं कह दूं इस 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 96 के, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसका इस प्रकार से निकालूंगा। 2 चौक कितना होता है 8, 1 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एक अन्ना 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एक अन्ना 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16 16 32, और 32 तीन कितना होता है 96, 32 तीन कितना होता है 32 तीन होता है 3 दूना 6, 32 तीन कितना होता है 96 होता है। इसी को सर कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ 2 बेस है समान है, यहाँ तक बेस समान है तो 2 को एक बार लिखूंगा, लेकिन 2 कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4, 5 बार लिखा है, तो 2 पे 5 कितना हो गया 5, यहाँ गुणा है तो गुणा, यहाँ 3 है तो 3। आगे बात समझ में, सभी को समझ में आ गया। जो 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 पे पावर 5 इंटू 3 होगा, 2 पे पावर 5 इंटू 3 हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आगे चलें, हाँ ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर पूछ ले जाए कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या संभव है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या संभव है, ये तो हो गया क्या अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर पूछ लिया जाए अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्याएं संभव है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। अगर हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि 48 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है, 48 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, तो अभी जब 48 का अभाज्य गुणनखंड दिया तो कितना है 2 पे पावर 4 इंटू कितना है 3, 3 पे पावर कितना है 1 छिपा नहीं है, 3 पे पावर 1 छिपा है। तो अगर पूछ लिया जाए कि 48 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, तो कितनी संख्या संभव है, यहाँ का 4 और यहाँ का 1, 4 एक कितना हो जाएगा 5, यानी 48 के कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो 5 गुणनखंड संभव। 48 में कितने गुणनखंड संभव है, 5 गुणनखंड संभव। आगे बात समझ सभी को। अगर पूछ लिया जाए जी आपसे इस 96 के कुल कितने गुणनखंड संभव, यानी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड संभव, इस 96 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड संभव। तो अभी हम आपको फैक्टर करके यहाँ सिखाया कि 2 पे पावर 5 इंटू 3 आया और 3 पे पावर 1 छिपा होता है, यानी 96 के जो कुल अभाज्य गुणनखंड संभव
पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या संभव है। कैसी संख्या पूछता है? अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या संभव है। तो यानी अभाज्य गुणनखंडों की क्या पूछ रहे हैं हमसे? संख्या पूछता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ तो हमारी क्या अभाज्य संख्या टी की मतलब सही है। 3 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ 9 क्या अभाज्य संख्या है? कहेंगे सर जी अभाज्य संख्या नहीं है 9। तो इसको हम बनाएंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 के पावर 2 है तो लिखेंगे 2 की पावर 3। यहाँ क्या 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। यहाँ क्या इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। जैसे यहाँ क्या है 9, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 3 गुना 3 का मतलब होता है 3 के पावर 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2। तो 9 के स्थान पे क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2। फिर पावर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 की पावर 2। जब यहाँ जैसे यहाँ क्वेश्चन 2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 2 तो इसका क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। 3 के 5 कितना हो जाएगा? 4। 3 के 5 कितना हो जाएगा? 4। क्या तो सही समझ में आएगा। अब हम बता सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 2 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या संभव कितनी संख्या है? यहाँ का 2, यहाँ का 3, यहाँ का 4 और यहाँ का 2। अभी बात समझिए। जब जिसको हम जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा 3 तो 2 की कितना होता है? 5, 5 4 होता है 9, 9 तो कितना होता है? 11। यानी जो अभाज्य गुणनखंडों की जो कुल संख्या होगी वह हमारा होगा 11। कितना होगा? वह हमारा होगा 11। वह हमारा कितना होगा? 11 होगा। कितना होगा? 11। सभी को समझ में आ रहा? सभी बच्चे को। तो यह क्वेश्चन कुल कितने अभाज्य गुणनखंड संभव, ये सभी को समझ में आ गया। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है सभी को समझ में आ गया। यानी अभी तक हम आपको गुणनखंड पढ़ा चुके, गुणज के बारे में पढ़ा चुके, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है